हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आप सब ने एनटीपीसी टेक्नीशियन और एएलपी का फॉर्म ज़रूर भरे हैं और उम्मीद है कि आप ग्रुप डी का भी फॉर्म भरेंगे। ओके, तो इसमें साइंस का आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए दोस्त मैं आप सभी के लिए इस पीडी जो बुक है इसका आंसर आप सबके सामने वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि अजमेर जो आरआरबी जोन है वहाँ पर 1992 में कौन से क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, इससे पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर ज़रूर उसको देखिए, मज़ा आ जाएगा। ओके, तो चलिए पहला वीडियो आपके सामने क्या है, क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। ओजोन परत, ओजोन यानी O3 का नाम तो आपने कभी सुना होगा, जिसे हम ओजोन परत भी कहते हैं। हमारे वायुमंडल में एक परत है जिसे ओजोन परत कहते हैं, और ये परत मनुष्य जाति के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताना है। तो देखिए, हमारे सूर्य से जो लाइट आती है उसमें परावैंगनिक किरण मौजूद होता है और वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ओजोन परत यही परावैंगनिक किरण को क्या कर देता है, रोक देता है। इस कारण से जो ओजोन परत है हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, थायराइड नहीं, क्या है भाई, टाइफाइड को हम अंतज्वार भी कहते हैं, यानी एक प्रकार का बुखार है। आपके फैमिली में या फिर आपके आसपास में किसी को ये बुखार ज़रूर हुआ होगा, जिसे हम टाइफाइड कहते हैं। बहुत ही खतरनाक ये बुखार होता है। तो इसमें बचने के लिए कौन सा औषधि का उपयोग हम करते हैं ये बताना है। तो वन लाइनर के फॉर्म में आंसर है, ऑप्शन तो है नहीं, जिस कारण से आप कंफ्यूज होंगे। डायरेक्ट आंसर को देखिए और याद करिए। तो टाइफाइड के लिए जो हम लोग औषधि उपयोग करते हैं उसको कहते हैं क्लोरोमाइसिटिन जो है वो ज्वार के लिए हम उपयोग करते हैं। कौन सा ज्वार, अंतज्वार यानी टाइफाइड, जो कि अंदरूनी भाग में हमें बहुत ही ठंडा देता है। अगला क्वेश्चन है, गैस की लो की जो सबसे गर्म हिस्सा है उसको क्या कहते हैं। जो गैस होता है उसका सबसे गर्म जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं बताना है। आइए जानते हैं क्या है। तो उसको हम कहते हैं क्या, ज्योतिहीन क्षेत्र। क्या कहते हैं दोस्त, ज्योतिहीन क्षेत्र यानी नॉन लुमिनस जोन। लुमिनस कंपनी का एक बैटरी भी आता है, इसका मतलब होता है ज्योति। ओके, और ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है ये कमेंट में आपको बताना है, क्योंकि आप लोग फिजिक्स जरूर कभी ना कभी यानी क्लास 10 में पढ़े होंगे। उसमें आपको ऐसा मात्रक याद करने के लिए सर बोले थे, उसी में था ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। कमेंट में अगर आप बता पाएंगे तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाऊंगा, क्योंकि अगर आपका 10 क्लास का याद अभी भी है तो भाई आप इस बार ज़रूर एक सीट पक्का कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त क्या है, बोल रहा है सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है। आपने ये शब्द जरूर सुना होगा कि 24 कैरेट का सोना है क्या, या फिर शुद्ध सोना है क्या। तो जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। अगर 22 कैरेट का है तो उसमें कुछ ना कुछ धातु को मिक्स करके बनाया जाता है। इसकी चर्चा हम आने वाले क्वेश्चनों में करने वाले हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आ रहा है तो हमारे इस छोटे से चैनल को जरूर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम इस चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं। जब तक आप हमारे इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हमारा वॉच टाइम काउंट नहीं होगा और ना ही सब्सक्राइब कंप्लीट होने वाला है। इसलिए दोस्त ज़रूर इन चीज़ों को कीजिएगा। एक यूट्यूबर इन्हीं चीज़ों के लिए वीडियो बनाता है और आपका भरोसा जीतने के लिए हम आपको मस्त मस्त क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार अयस्क किसका है ये आपको बताना है। तो पारा को हम Hg से डिनोट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन को S से डिनोट करते हैं ना, वैसे ही पारा को हम
पारा को इंग्लिश में हम कहते हैं मरकरी, तो मरकरी को Hg से हम उसको प्रदर्शित करते हैं आवर्त सारणी में। ओके, आवर्त सारणी को भी हम चर्चा इसी सेशन में करने वाले हैं। ये सेशन यानी ये जो सीरीज है कंटिन्यू चलने वाला है। आप हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हमारे शरीर में टेम्परेचर का जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, ये किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। तभी हम ठंडे में भी सर्वाइव कर पाते हैं, गर्मी में भी सर्वाइव कर पाते हैं। अगर हम पोल में भी चल जाए तो हम सर्वाइव कर लेंगे, क्योंकि ताप को नियंत्रित यानी टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर में क्या है? हाइपोथैलेमस है। क्या है? हाइपोथैलेमस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके यार, क्या हो गया था? कोई नहीं। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? जो लाल अस्थि मज्जा होता है उसमें RBC यानी रेड ब्लड कनिकाएं यानी कॉर्पसल RBC। ओके, RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा में RBC का क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। कशेरु की दंड में कितनी हड्डी या होती है? यानी जो कशेरु की दंड होती है उसमें हड्डियों की संख्या 33 होती है। 32, 33। ओके, 33 से याद रखिएगा, 33। तो कशेरु की दंड में हड्डियों की संख्या टोटल 33 होती है। अगला क्वेश्चन है, BCG का पूरा नाम क्या है? तो इंग्लिश वाला पढ़िए, बेसिलस कालमेटेगारिन। ओके, ग्यूरिन। चलिए, तो ये तो फुल फॉर्म से था। एक दो क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में जरूर पूछ लिया जाएगा, पता नहीं अगर आपका ही शिफ्ट में आ गया तो जरूर याद कीजिएगा। देखिए, इस बार सिलेक्शन लेना अति आवश्यक है, क्योंकि रेलवे ने भर भर के इस बार वैकेंसी लोगों के लिए दी है, और इस बार अगर सिलेक्शन हम ले लेते हैं तो फिर भाई बल्ले बल्ले। एथलीट फूड नामक जो रोग है ये किससे होता है? एथलीट मतलब जो रनर होते हैं, जो रनिंग करते हैं, उनके फुट यानी पैरों में एक प्रकार का सूजन आ जाता है, उसको हम जानते हैं एथलीट फुट बीमारी से। ओके, तो ये क्यों होता है? ये होता है कवक यानी फंगस के कारण। फंगस मतलब जो मशरूम होता है ना, मशरूम आपने खाया होगा कभी ना कभी, जो कि बाज़ार में मिलता है। तो उसी प्रकार के पानी या फिर जो पसीना से एथलीट जो आर्मी है उन लोगों का जो फुट है यानी पैर है, ये इस प्रकार का हो जाता है, फुफुंद पकड़ लेता है। ओके, चलिए, दमा जो कि अस्थमा से भी हम इसको जानते हैं, ये क्यों होता है बताना है। तो ये भी कवक के कारण होता है। अभी हमने दो वो चीज़ जाना, एथलीट फुट और अस्थमा। एथलीट फुट और अस्थमा ये कवक के कारण होने वाले क्या हैं? बीमारी हैं। अगला है पाइलेरिया नामक जो रोग है ये क्यों होता है? तो पाइलेरिया जो होता है वो वॉर्म यानी कृमि के कारण होता है। कृमि के कारण होता है यानी कीड़ों के कारण। वॉर्म मतलब क्या होता है? कीड़ा, और कीड़ा के कारण क्या होता है? पाइलेरिया। ओके, पाइलेरिया नाम सुने हैं? जो दांतों में होते हैं, जिसके कारण दांतों के किनारे खून निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु की वेग को दोगुना की जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है? तो इसके लिए आपको काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। तो ये बोल रहा है वेग यानी वेलोसिटी को जब हम दोगुना कर देंगे तो जो गतिज ऊर्जा है ये 4 गुना हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त? 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, और वो अगर बोलता 3 गुना तो 3 का स्क्वायर 9। ओके, तो इस प्रकार इसको याद रखिएगा। आप देखिए, आ गया कोलकाता जोन से क्वेश्चन। कौन से जोन से क्वेश्चन? एक बार इसको हम छोटा कर लेते हैं, देखते हैं। अजमेर कंप्लीट हो गया। चलिए कोलकाता जोन से स्टार्ट करते हैं। कोलकाता जोन से क्वेश्चन 1992 में कौन कौन सा पूछा गया था, इसको थोड़ा सा हम आपके साथ चर्चा कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर दोस्त पसंद आ रहा है ना तो ज़रूर एक लाइक करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब और वॉच टाइम कंप्लीट कर लेता है तो मोनेटाइज के लिए ये योग्य बन सकता है। ओके,
जैसे कि आपने ग्रेजुएशन या फिर इंटर पास होने के बाद ही एनटीपीसी का फॉर्म भरा है, उसी प्रकार अगर वॉच टाइम जो कि 4,000 घंटा एवं 1,000 सब्सक्राइबर अगर कंप्लीट हो जाता है ना, तो हमारा चैनल भी मोनेटाइज के लिए यानी पैसा कमाने के योग्य बन जाएगा। चलिए, तो डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण मैं आप सबको यही स्क्रीन रिकॉर्डर के सहारे पढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन जो कि आरआरबी कोलकाता में पूछा गया था, सूत्रकनिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से किसको जानते हैं दोस्त? सूत्रकनिका को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? जो वाट वृक्ष है ये पादपों के किस वर्ग में आते हैं? तो बायोलॉजी को हम बहुत ही विस्तार से एक बार पढ़ेंगे, कंप्लीट बायोलॉजी। अभी तो हम स्पीडी बुक को पकड़े हैं, स्पीडी बुक को अभी हम पकड़े हैं, सॉरी, स्पीडी बुक को हम लिखते जाते हैं, स्पीडी बुक को हम, ये बी हो गया यार, क्या जो हो रहा है ना। ओके छोड़िए, हटाइए स्पीडी, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सही लिखूँगा। चलिए, तो स्पीडी बुक को जो कि अभी हमने स्टार्ट किया हूँ, और इस बुक को जब तक हम कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम दूसरा किसी बुक को टच नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपके आसपास में कोई फ्रेंड है तो उनसे पूछिएगा कि ग्रुप डी के लिए या फिर रेलवे के एग्ज़ाम के लिए साइंस का बेस्ट बुक कौन सा है, तो वो सलाह देंगे स्पीडी को पकड़ो। ओके, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ स्पीडी को लेकर आया हूँ। चलिए, तो वाट वृक्ष के बारे में आपको बताना है कि जो वाट वृक्ष है ये पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृतबीजी में ये आता है। अगला है क्वेश्चन, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? वन की ज्वाला यानी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ये एक ऐसे पेड़ से भरा वन है जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल इसमें निकलता है। तो पतझड़ का जो महीना है यानी मार्च अप्रैल, उस समय इसमें फूल खिलते हैं, और ये जो फूल का रंग है ये कौन सा कलर का होता है? लाल रंग का होता है। अगला है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? जो पेनिसिलिन है ये कवक से बनाया जाता है। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से बनाया जाता है। और ऊपर हमने जाना कि कवक के कारण होने वाले दो बीमारी कौन कौन सा था? एक था एथलीट फुट और एक था दमा। ओके, दमा और एथलीट फुट जो कि कवक के कारण होने वाली क्या हैं? बीमारी हैं। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी हम समझते हैं। सहजीवी का मतलब क्या होता है? जो कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो लाइकेन भी कुछ उसी प्रकार है। तो वो कौन कौन से जो दो जीव है आपको बताना है। तो लाइकेन में आपको शैवाल देखने को मिलेगा और एक कवक देखने को मिलेगा। लाइकेन में कवक और शैवाल, आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं कि कवक, ओके एक सेकंड, कवक प्लस शैवाल इज इक्वल टू लाइकेन। क्या? कवक प्लस शैवाल इज इक्वल टू लाइकेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आमतौर पर संश्लेषण वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला जो एगार होता है ये किस चीज़ से प्राप्त होता है? यानी सिंपल शब्दों में कहें, जो एगार होता है ये कहाँ से मिलता है? जो एगार है ये शैवालों से मिलता है, इसको याद रखिए। तो प्रकाश संश्लेषण में भी एगार उपयोग में लेते हैं, और बेकरी में यानी जो केक बनाते हैं हम, जो पावरोटी खाते हैं, उसमें भी हम एगार का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एगार का उपयोग करते हैं। अगला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? जैसे कि नारियल का खाने वाला ये भाग कौन सा है, और जो दालचीनी होता है उसका खाने वाला भाग कौन सा है? तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है। जो लौंग होता है ना, वो किससे प्राप्त होता है आपको बताना है। तो पुष्प की जो कली होती है वहाँ से आपको लौंग देखने को मिलता है। ओके, तो लौंग कहाँ से प्राप्त होता है दोस्त? जो पुष्प की कली होती है वहाँ से। कभी लौंग को देखिएगा आपको वैसा ही वो नज़र आएगा। अगला है,
अनशयन यानी उपवास। अनशयन, अनशन कोई नेता बैठता है ना अनशन में कि आज से हम 10 दिन तक नहीं खाएंगे जब तक मेरा ये मांग कंप्लीट नहीं होता है। तो अनशन यानी जिसे हम उपवास भी कहते हैं यानी फास्टिंग भी कहते हैं। फास्टिंग के दौरान अगर लंबी अवधि हम लेते हैं तो जो हमारा शरीर का कौन सा भाग है वो प्रभावित होता है वो आपको बताना है। कहाँ, अच्छा यहाँ पर था ना, अच्छा अरे भाई कहाँ कहाँ चल गया, यहाँ था, ओके यहाँ से स्टार्ट हुआ ना। हाँ चलिए, तो मधुजन बनने की विधि का क्या नाम है? तो ग्लूकोज जनन जो होता है ये होता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? सभी जीवधारी, क्या जो होगा दोस्त, एक सेकंड इसको हम मिटाते हैं, ये पीडीएफ हो गया। चलो फिर से यार, पीडीएफ से पढ़ाने में थोड़ा सा मुश्किल तो होता है लेकिन क्या करें, पढ़ाना तो आवश्यक है आप लोगों के लिए। अगला है सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में आपको फास्फोरस मिलता है? तो न्यूक्लिक अम्ल में सबसे ज़्यादा आपको फास्फोरस देखने को मिलता है। ओके, जो न्यूक्लिक अम्ल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको फास्फोरस देखने को मिलता है सभी जीवधारियों में। क्या हो गया ये, उधर कैसे घूम गया हमारा कैमरा? यार चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जो केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र है जहाँ पर धान के बारे में थोड़ा रिसर्च किया जाता है कि कौन सा धान बेस्ट क्वालिटी का है, धान को इम्प्रूव करने के लिए हम और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, तो वो जो अनुसंधान केंद्र है, सेंटर है, वो कहाँ पर है? तो कटक उड़ीसा में। कहाँ? कटक उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, वही है ना? ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है, और उड़ीसा का एक फेमस मंदिर कौन सा है वो भी ज़रूर आप हमें बताइएगा। बड़ी मज़ा आएगा अगर आप हमें बता देंगे तो। चलिए अब आरआरबी चंडीगढ़ में पूछे गए प्रश्नों को थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, आप इसको याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो देखिए 1993 को ये जो क्वेश्चन पूछा गया था और उस समय इस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप इसको याद नहीं रखिएगा। ओके, जो याद करने वाला है उसको मैं कहूँगा, यानी जो नहीं है उसको मैं डायरेक्ट बोल दूँगा नो, इसको याद नहीं कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नीचे है, उसके नीचे जस्ट नीचे थोड़ा जूम कर लें, जूम करना ज़रूरी है नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ओ भाई उफ, कहाँ चल गए जी, एक सेकंड दोस्त, आप सबसे अनुरोध है कि कृपया हमारे इस चैनल को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाने में कोशिश करें। ओके, चलिए यहाँ पर था। वैसे आज नहीं तो कल हम आप लोगों के लिए एक मस्ट यूट्यूब चैनल बनाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 रुपये में किसी भी कोर्स का पढ़ाई हम आपको करवाएंगे। ओके, तो अभी तो जस्ट स्टार्ट ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ के संचयन में मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो अभी हमने जाना कि जो लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल वो हमारे शरीर में अगर इकट्ठा हो जाता है, अगर हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर हमें थकावट महसूस होती है। ओके, तो लैक्टिक अम्ल कहाँ पर मिलता है? दही में मिलता है। दही को कम खाइए, थकावट महसूस नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोग प्रतिरोध पैदा होता है? तो रोग प्रतिरोध मतलब पता है, इम्यूनिटी। कोरोना काल में आप इस शब्द को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सब मुंह में सुने होंगे कि इम्यूनिटी बढ़ाइए, ये खाइए वो खाइए। तो ऐसा नहीं है, किन रुधिर कणिकाओं के मदद से रोगों के लिए जो इम्यूनिटी है वो बढ़ता है? तो लिम्फोसाइट को अगर आप बढ़ाएंगे अपने शरीर में तो फिर आपका जो
इम्यूनिटी है ये फिर नेक्स्ट लेवल का रहेगा, आप फिर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगला है मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं या फिर कोशिकाओं के जीवन काल कितनी होती है, यानी जो हमारे शरीर में आरबीसी है वो कितना दिन हमारे शरीर में बना रहता है, तो मात्र 120 दिनों तक ही आरबीसी मौजूद होता है, फिर वो धीरे धीरे मरने लगता है। तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखिए। अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन किया है मैक्सिमम बायोलॉजी से ही देखने को मिल रहा है, इसलिए बायोलॉजी को आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देकर पढ़िए। मैं एक सेपरेट बायोलॉजी का जो कि वीडियो लेकर आने वाला हूँ, मज़ा आएगा। टन टन। ओके, और पसंद आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा लाया जाता है, तो फुसफुस धमनी। एक बार बोलिए मेरे साथ, फुसफुस धमनी। एक नहीं था 3 इडियट में फुसफुस कुछ ऐसा करके डायलॉग था ना, तो फुसफुस धमनी के द्वारा जो सीरा है रक्त को ऑक्सीजन करण यानी ऑक्सीजन डालने के लिए। देखिए टीचर लोग जो रहता है ना वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड यानी थोड़ा सा आपको जटिल माध्यम में पढ़ाते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट ही है जो एक मतलब एक टॉपर स्टूडेंट ही होता है जो उससे नीचे या फिर अन्य स्टूडेंट को बेहतर से बेहतर शब्द में समझा पाता है। तो इसको क्वेश्चन को इसी प्रकार याद रखिए कि जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन की कमी है, उसमें ऑक्सीकरण को भरने के लिए जो सीरा है ये फेफड़े तक आता है, तो किसके माध्यम से आता है, तो फुसफुस धमनी के द्वारा। किसमें? फुसफुस धमनी के द्वारा। तो फुसफुस धमनी के द्वारा ये जो कि आता है। ओके, तो कल हम जो कि स्टार्ट करेंगे आरआरबी भुवनेश्वर से। आरआरबी भुवनेश्वर से या क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। 22 मिनट का वीडियो हो चुका है। अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया है तो ज़रूर इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और पीडीएफ अगर आप इस कंप्लीट इस पीडी बुक का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन के नीचे है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन करते रहिए, सिलेक्शन लेते रहिए। ओके, मिलते हैं कल आरआरबी भुवनेश्वर के साथ। ओके।